नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं, जो कि आगामी झारखंड पीजीटी हिंदी और अन्य राज्यों के होने वाली प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त ईएमआरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और हिंदी विषय से जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना कीमती समय निकाल कर जरूर इस वीडियो को देखिए। इससे आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्नों में आपको माथापच्ची करने का भी अवसर मिल सकता है और इससे पता चलेगा कि मूल किताबें पढ़ते समय नए प्रश्न कैसे निर्मित करें, क्योंकि आपके पास अनेक प्रकाशनों की अभ्यास पुस्तिकाएं होंगी, लेकिन आप उनको अभ्यास करते-करते एक तरीके से कई बार रिवाइज कर चुके होंगे और लग रहा होगा कि कोई नया प्रैक्टिस सेट मिले जिससे कि हम नए प्रश्नों से सामना कर सकें। तो इससे बेहतर है कि मूल किताबों को भी पढ़िए और पढ़ते समय नए प्रश्न कैसे बनाए जाएँ, उसको देखिए। मैं प्रश्नों पर बातचीत करूँ, आप सभी से विनम्र गुजारिश करूँगा कि ये प्रैक्टिस सेट न केवल प्रैक्टिस सेट है, बल्कि आपके लिए एक तरीके से मोटिवेशन भी है कि लगातार हम कैसे पढ़ाई करें, अभ्यास सेट करें और सब्जेक्टिव तौर पर भी नॉलेज को प्राप्त करें। तो मैं प्रश्नों पर आऊँ, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। साथ में आप सभी से गुजारिश है कि इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट्स तो आप लोग लगातार करते ही हैं और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, जिससे कि मेरा भी थोड़ा-सा मनोबल बढ़े और आप सभी के बीच लगातार काम करते हुए मैं अपने को ऊर्जावान महसूस करूँ। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर पूछा गया है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ के विषय में असत्य है। ऑप्शन दिया गया है, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है, यह मूलतः अंग्रेजी में है, यह 2 भागों में विभाजित है, इसमें उर्दू के अधिक कवि शामिल हैं। तो प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से ही पूछा गया है, लेकिन सीधे-सीधे नहीं पूछा गया है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए नया प्रश्न हो सकता है कि गारसा दत्तासी का नाम इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है और किस नंबर पर है, सारी चीज़ें आपके मन में होंगी। तो असत्य ऑप्शन जो है, उसको आप लोगों ने बिल्कुल पकड़ लिया कि ऑप्शन बी है, कि यह मूलतः अंग्रेजी में है। ये क्या है? गलत है, बल्कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, ये बात सही है। यह 2 भागों में विभाजित है, ये भी सही है कि पहला इसका आया था 1839 में, फिर 1847 में आ गया। इसमें उर्दू के अधिक कवि शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 738 कवि इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें से मात्र 73 कवि हिंदी के। तो ये चारों ऑप्शन देखने के बाद गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है, उसका नाम आपके मन मस्तिष्क में आ गया होगा। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन इंटरव्यू इत्यादि में कभी कभी ये नाम पूछ लिए जाते हैं, तो जरूर ध्यान में रखिए। इस्तवार दलाल लियोतर ऐंदवी हिंदुस्तानी करके गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ है। बाकी सभी तथ्यों से आप परिचित हो गए होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से भिन्न है। निम्नलिखित में से भिन्न क्या है? ऑप्शन दिया गया है, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो देखिए, ये एक तरीके से लॉजिकल पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। अगर आप इस विकल्प को देखेंगे तो जो भी नाम दिए गए हैं विकल्प इसमें, और उसमें आप देखेंगे कि कौन सा भिन्न है, तुरंत आपने कैच कर लिया कि ऑप्शन डी रामविलास शर्मा उपयुक्त तीनों नामों से क्या है? भिन्न है। जो तीनों नाम दिए गए हैं ऊपर, इन्होंने किसी न किसी रूप में इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अलग अलग कालखंडों के अलग अलग कवियों और लेखकों पर ढेर सारी किताबें लिखी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्थित रूप से इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। रामविलास शर्मा और इसी के साथ नामवर सिंह का भी नाम आप ले सकते हैं। इन दोनों लोगों को इस चीज़ का एक तरीके से मलाल था कि इन्होंने व्यवस्थित रूप से कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। तो इस तरीके से लॉजिकल प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपको किसी किताब को या फिर किसी प्रैक्टिस सेट को बहुत रटने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर अपने आईक्यू लेवल का प्रयोग करते हुए हल करना है। अगला प्रश्न है,
मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? मिस्र बंधु विनोद, जब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में मिस्र बंधु में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम मिस्र बंधु विनोद है। कितने भागों में बटा हुआ है, कितने कवियों को इसमें शामिल किया गया है, ये सारे प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। यहाँ पर देखिए सवाल थोड़ा सा टर्न करके पूछा गया कि चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्र बंधु विनोद कुल 4 भागों में विभाजित है। इसके पहले 3 भाग सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। चौथा कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया 1931, 1932, 1933, 1934। तो इसका सही जवाब कई विद्यार्थियों के मन में आ गया होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, 1934 में। यानी कि जो चौथा भाग है 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के कितने वर्षों के इतिहास का काल विभाजन किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने पूरा उल्लेख किया है कि हमने कितने वर्षों के इतिहास को लिया है। ऑप्शन दिया गया 300, 600, 900, 1200। ऑप्शन को देखने के बाद आप सभी के दिमाग में बिल्कुल सही जवाब आ गया इसका कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि उन्होंने कुल 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है और अलग अलग उसका नाम दिया हुआ है। अगर सीरियसली गंभीरता से पढ़ेंगे तो इसका जवाब आपके मन में जरूर आ जाएगा। नहीं तो अनटप्पे में 12 जो शब्द है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अंक जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। तो देखिए कई बार क्या होता है कि परीक्षा में हम अनुमान या तुक्का से भी काम चलाते हैं, तो हो सकता है कि कई विद्यार्थी 1200 पर भी चले जाएं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखते समय कुल 900 वर्षों को लिया हुआ है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का मूल्यांकन करते हुए एक आलोचक ने कहा कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ। अब पंचांग क्या होता है? ये एक तरीके के कैलेंडर का रूप ही है पंचांग। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि शुक्ल जी के इतिहास का मूल्यांकन करते हुए किसने कहा था कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप सभी के लिए नया प्रश्न हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, नामवर सिंह का मानना है कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। यानी कि इसके पहले ढेर सारे इतिहास लिखे जा चुके थे और मैटर सामग्री उपलब्ध थी, बस आचार्य शुक्ल को उसको व्यवस्थित करना था, ऐसा मानना है नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, बिल्कुल नया प्रश्न है आपके लिए, जो भी बहुत गंभीरता से इतिहास ग्रंथों को पढ़ा होगा वही इसको बता सकता है। पूछा गया कि आदिकाल को हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल किसने कहा है? तमाम आपने नामों को सुना हुआ, चारण काल, वीरगाथा काल, आदिकाल, ठीक है, बीज वपन काल, तमाम कालों से आप परिचित होंगे, आधार काल भी कहा गया। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा गया कि आदिकाल को हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब कई विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा। कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कब मैं इसका सही जवाब बता दूं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल कहा है। और जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। और जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का इंडेक्स देखेंगे, सूची देखेंगे, तो वहां पर उन्होंने एक तरीके से एक पॉइंट्स लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल आदिकाल प्रकरण के अंदर। तो बदलते हुए पैटर्न में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और ऐसे सवाल आपको अनुराग हिंदी एकेडमी पर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने इन किताबों का जो मूल किताबें उनका गंभीरता से अध्ययन किया है और लगातार मैं करता हूँ। कभी ये नहीं है कि मैंने किसी किताब को एक बार पढ़ लिया तो मैं सर्वज्ञ हो गया, बल्कि हमेशा पढ़ते वक्त कोई ना कोई नई जानकारी मिलती रहती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये नया प्रश्न आपके लिए था। चलते आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? ठीक है, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? ऑप्शन दिया गया है लोक भाषा, देशी भाषा, पुरानी हिंदी, अवहट्ट। विद्यापति, जिनको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत फुटकल खाते में रखा हुआ है, लेकिन विद्यापति ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है अगर देखा जाए
भाषिक रूप से भाषा के विकास के दृष्टिकोण से तो उन्होंने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा था? बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है कि ऑप्शन बी, देशी भाषा। ठीक है, आगे चलकर भरत मुनि ने लोक भाषा, देश भाषा का नाम दिया था, लेकिन यहाँ पर देशी भाषा का उल्लेख किया है विद्यापति ने। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पुरानी हिंदी किसने कहा, अवहट्ट क्या है, लोक भाषा क्या है, ये सारी चीजें आप दिमाग में रखिए। लेकिन अपभ्रंश से भिन्न उस जमाने में जो प्रचलित इसके समानांतर बोलचाल की भाषा थी, उसको विद्यापति ने देशी भाषा कहा था। और उनका एक कोटेशन भी है कि देशील बयाना सब जन मिठा ते तैसन अवहट्टा। हालांकि कीर्तिलता के संदर्भ में बात कही गई थी, लेकिन यह प्रश्न थोड़ा सा नया था। अगला प्रश्न है जो कि यूजीसी नेट के पेपर में आ चुका है, पंच बिड़ाल। जब आप नाथ सिद्ध जैन की रचनाओं को पढ़ेंगे तो एक जगह उल्लेख किया गया है पंच बिड़ाल का। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 5 तत्वों को समावेशित किया गया होगा। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है आलस्य, हिंसा, काम, लोभ। तो पंच बिड़ालों में 5 चीजें तो मौजूद हैं, उसमें से इसमें 3 ऑप्शन सही हैं और एक गलत है। कौन सा शामिल नहीं है? सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी, लोभ। बाकी आप देख रहे हैं कि आलस्य है, हिंसा है, काम है, चौथा यहाँ पर चिकित्सा, और 5वां जो दिया गया है मोह। कई विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि मोह और लोभ में अंतर नहीं है क्या? बिल्कुल अंतर है। मोह एक अलग तरीके का भाव है और लोभ अलग तरीके का भाव है। लोभ को तब आप समझ पाएंगे जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध पढ़ेंगे, लोभ और प्रीति। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि पंच बिड़ालों में किनको किनको शामिल किया गया है। पहले नंबर पर आलस्य, दूसरे पर हिंसा, तीसरे पर काम, चौथे पर चिकित्सा, 5वें पर मोह। तो ये है पंच बिड़ाल। अब इस तरीके का प्रश्न आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो विद्यार्थी यहाँ पर विश्वास करके और अपना चैनल मानते हुए पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वो सही कर देंगे और लीड कर लेंगे परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसका नाम है? नाथ संप्रदायों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह उल्लेख किया गया है कि इनका नाम बालनाथ भी है। ऑप्शन दिया गया आदिनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ। तो आप देख रहे हैं कि ये नाथ परंपरा के एक तरीके से क्रमिक विकास के तौर पर भी नाम रखा गया है, लेकिन बालनाथ किसका नाम है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलंधर नाथ का नाम है बालनाथ। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र के विषय में असत्य है। हेमचंद्र के विषय में असत्य है। ऑप्शन दिया गया है कुमारपाल के दरबारी, हिंदू आचार्य, व्याकरणाचार्य, अपभ्रंश के ज्ञाता। तो हेमचंद किस चीज के लिए नहीं जाने जाते थे, असत्य है, वो हमें बताना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, हिंदू आचार्य नहीं थे बल्कि जैन आचार्य थे हेमचंद। इनको जैनाचार्य भी कहा जाता है। कुमारपाल के दरबारी थे, बिल्कुल सही है। व्याकरणाचार्य थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। तो कई बार परीक्षाओं में सिद्ध हेमचंद्र नहीं पूछा जाता है, नहीं तो आप सभी बहुत आसानी से बता देंगे, इसलिए पूछा जाता है शब्दानुशासन किसका ग्रंथ है। इसी का एक मिलता जुलता नाम है काव्यानुशासन। अगर आप सभी यहाँ तक सुन रहे हो तो जरूर बताइए कि काव्यानुशासन किसकी रचना है। व्याकरणाचार्य के रूप में हेमचंद फेमस थे, अपभ्रंश के भी ज्ञाता थे। अपभ्रंश के साथ साथ ये संस्कृत और प्राकृत के भी विद्वान थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे हेमचंद। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न के माध्यम से हेमचंद के विषय में बहुत कुछ जान लिया होगा। चलते आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि आदिकाल की रचना नहीं है। तो आदिकाल की तमाम रचनाओं को आप सभी एकदम से रट लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, समय के अनुसार भी, रचनाकार के अनुसार और रचनाओं की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए भी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटा सवाल है और ट्रिकी सवाल है। पूछा गया कि आदिकाल की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, शब्दानुशासन, कवि कल्पतरु। तुरंत आप सभी ने पकड़ लिया कि ऑप्शन डी जो है कवि कल्पतरु, ये आदिकाल की रचना नहीं है, बल्कि इस रचना का उल्लेख रीतिकाल में हमने देखा है। इसके साथ आपके मन में आना चाहिए कि कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि आप सभी के सामने एक स्पेस रखा जाए कि आपका भी दिमाग साथ साथ में वर्क करता रहे, आपको लगे कि हाँ हमें यहाँ पर कुछ न कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो रचनाकारों का नाम जरूर ध्यान में रखिए। जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मैंने बताया ही था कि हेमचंद का है। प्रबंध चिंतामणि का जरूर ध्यान में आप लोग रखे ही होंगे, बस दिमाग को क्या करना है, चलाना है।
चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे, यह कथन किसके संदर्भ में? बड़ा ही नया तरीके का प्रश्न है ये, कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे, यह कथन किसके संदर्भ में? जब तक आप मूल टेक्स्ट को नहीं पढ़े रहेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक इसका सही जवाब देना मुश्किल होगा। तुक्का तो किसी का भी विकल्प नहीं हो सकता है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे, किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया है गोरखनाथ, हेमचंद्र, मेरुतुंग, शारंगधर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शारंगधर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इनका मूल्यांकन करते हुए लिखा कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। मान लीजिए ये प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आ जाए, और जो विद्यार्थी इस प्रैक्टिस सेट को देखे होंगे वो जरूर कर लेंगे, जो नहीं देखे होंगे वो परीक्षा के बाद आकर तुरंत किताबों को खोलना शुरू कर देंगे कि ये प्रश्न आखिरकार आया कहाँ थे। पता चलेगा कि आपके पास वो किताब पहले से मौजूद थी, आप वन लाइनर किताबों के मोह माया में फंसे हुए थे और इस पर ध्यान नहीं दिए। तो इस तरीके से जब भी समय मिले तो मूल किताबों से जरूर आप परिचय प्राप्त कीजिए, उनका सामना कीजिए। तो सारंगधर को क्या कहा गया? ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। मैं एक से अधिक बार रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का ग्रंथ आयुर्वेद ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है? बड़ा ही ये भी बहुत ही नए ढंग का प्रश्न है, आपको मुश्किल से कम प्रैक्टिस सेट्स में मिलेगा जो मार्केट में उपलब्ध है। यहाँ पर पूछा गया किस कवि का ग्रंथ आयुर्वेद ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया गया गोरखनाथ, हेमचंद, मेरुतुंग, शारंगधर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शारंगधर की रचना है शारंगधर पद्धति। ठीक है, तो इन्होंने उसमें आयुर्वेद ग्रंथ के तौर पर कुछ बातें की। तो इस तरीके से सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देखने में बहुत ही छोटा प्रश्न, भीषल देव का वास्तविक नाम है? विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ। भीषल देव रासो का नाम सुना ही होगा, और इसके रचनाकार कौन है, कथा वस्तु कौन सी है, आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, आपके लिए स्पेस बनाकर छोड़ दे रहा हूं। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है भीषल देव का? आप इन विकल्पों को देख रहे होंगे, जो विद्यार्थी पढ़े होंगे वो टिक लगाकर बैठे होंगे कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जो नहीं पढ़ेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विग्रहराज चतुर्थ का नाम था भीषल देव। इसी तरीके से जब आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये कौन से मतलब कि चौहान थे? ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये किस नंबर के थे? तो कहा जाता है कि तृतीय नंबर पे थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको भीषल देव का नाम भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देश भाषा काव्य में शामिल नहीं है? खुमान रासो, भीषल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर पद्धति। तो इसमें से आपको बताना है कि देश भाषा काव्य में शामिल नहीं है। अब ये देश भाषा काव्य कहां से आया हुआ है? आदिकाल में ही दो कालखंड किए हैं, एक तो अपभ्रंश काव्य है, दूसरा है देश भाषा काव्य। तो कौन सा इसमें रचनाकार है जो देश भाषा काव्य में शामिल नहीं है? खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर पद्धति। इसमें रचनाएं दी गई हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, सारंगधर पद्धति जो है ये अपभ्रंश काव्य में शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी ऊपर की जो तीनों नाम है वो सब देश भाषा काव्य में। इन रचनाओं के रचनाकारों का नाम जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो कुल कितने पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है? 1500, 2000, 2500, 3000। पृथ्वीराज रासो साफ शब्दों में लिखा गया है कि कितने पृष्ठों में लिखा गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 2500 मतलब कि 2500 पृष्ठों में लिखा गया है। हालांकि पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, लेकिन इसके प्रामाणिकता को लेकर संदेह है, और अलग अलग जो आलोचक हैं इसको किसी ने प्रामाणिक माना, किसी ने अप्रामाणिक माना, किसी ने अर्ध प्रामाणिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे जाली ग्रंथ भी कहा, हालांकि इसको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? शरद, बसंत, वर्षा, शिशिर। आल्हा की जब भी बात की जाएगी तो आपके मन में जगनिक का नाम आना चाहिए। जगनिक की जो रचना है परमाल रासो, इसका भी नाम आना चाहिए। साथ में परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड है। ये सारी चीजें आना चाहिए। और आल्हा खंड में जो आल्हा गाया जाता है इसमें दो कैरेक्टर है, एक तो आल्हा है खुद और दूसरे हैं उदल। ठीक है, और ये कहाँ गाया जाता है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है महोबा, जो कि एक तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर
एक दूसरे से मिलता जुलता है। उदल का इसमें वास्तविक नाम है उदय सिंह। ये भी देख लीजिए, हो सकता है कि कभी पूछा जाए, ठीक है ना। तो हर एंगल से हमने बताने का प्रयास किया है यहाँ पर, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? बातों में आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दे दिया कि वर्षा ऋतु में। कई जगह इसको बरसात भी लिखा रहता है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, रणमल छंद किसकी रचना है? रणमल छंद किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है विद्याधर, शारंगधर, श्रीधर, मधुकर। तो आप देख रहे हैं कि सबके अंत में र लगा हुआ है, और ये तलवार की धार पर चलने के बराबर प्रश्न है। थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। रणमल छंद, जो भी विद्यार्थी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं सही जवाब तक पहुंच गए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, श्रीधर। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं तो आदिकाल के ही कवियों का इसमें नाम लिया हुआ है। श्रीधर पाठक एक मिलता जुलता नाम है, वो किस काल खंड के हैं? ये आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता है, यह कथन किसके संदर्भ में? इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता है। अब मुझे यह बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जहां पर ज्यादातर सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन होता है। तो ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, लेकिन किसके संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही हुई? ऑप्शन दिया गया है चंद बरदाई, जगनिक, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो किसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है? हालांकि इनडायरेक्टली मैंने बता दिया कि शुक्ल जी का कथन, लेकिन अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उक्त वैचित्र किसकी रचनाओं में ज्यादातर पाया जाता है। सही जवाब है जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के संदर्भ में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है, किसका कथन है? धर्म का प्रवाह, इन सभी प्रश्नों को आपको यह ध्यान में रखना है कि फाइनल एग्जाम में आए तो हम सही कर ले। तो धर्म प्रवाह, धर्म का प्रवाह, कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीनों चीजों का देख रहे हैं आप। जब आप कामायनी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं शुक्ल जी लगातार इन्हीं पैटर्नों पर, इन्हीं सूत्रों पर रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं। तो मैंने आंसर बता दिया कि ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। शुक्ल जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसकी पंक्तियां हैं या फिर किसकी उक्ति है? यहां पर बोल दिया जाए तो और बेहतर होगा। फिर भी हमें प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सही आंसर तक पहुंचना है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, इसका कथन है। ऑप्शन दिया गया गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो सूरदास तो इसमें से एकदम से इनको हम कर सकते हैं कि नहीं होंगे, टक्कर में बिल्कुल नहीं ऑप्शन, लेकिन ऊपर के ऑप्शन में आप सभी हो सकता है कि थोड़ा बुरा हो जाए। टक्कर दो ही ऑप्शन में ज्यादातर संकेत मेरे आप सभी समझ गए होंगे। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, तुलसीदास। गोरख शब्द को देखकर आपको गोरखनाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, याद कर लेना है अपने मन में कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये कथन किसका था? तुलसीदास का। अगला प्रश्न है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहां पर देखिए दो ऑप्शन में ज्यादातर कंफ्यूजन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से आया, क्या सही जवाब है? बहुत विद्यार्थियों ने बता दिया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति कालखंड में इस बात का उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न देखने में बहुत ही छोटा लेकिन ट्रिकी सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से निर्गुण संत नहीं है, निर्गुण संत नहीं है। ऑप्शन दिया गया है धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कुंभन दास। तो कौन सा इसमें निर्गुण संत या निर्गुण शाखा से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कुंभन दास। कुंभन दास का जब भी नाम आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए अष्टछाप। कुंभन दास की एक खास पंक्ति भी फेमस रही है, संतन को कहां सीकरी। अगला प्रश्न है, भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? नया प्रश्न है आपके लिए, बिल्कुल पूछा गया भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार
आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे। इसका कथन है, तो आपने देख लिया कि ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कुंभनदास। ऑप्शन लगभग वही है, लेकिन उत्तर यहाँ पर अलग है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरदास के बारे में बात कही गई है। तो इसको आप सुंदर शब्द से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान में रख सकते हैं कि सुंदरदास का मानना ये था, सुंदरदास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त इन्होंने नीति और देशाचार। आपने पढ़ा होगा कि सुंदरदास जो थे वो श्रृंगार रस के बड़े विरोधी थे, ठीक है ना। इस चीज को भी ध्यान में रखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है। और सुंदरदास को माना जाता है कि सबसे सर्वाधिक शिक्षित थे ये, ठीक है ना, सर्वाधिक शिक्षितों में से एक थे, निर्गुण शाखा की अगर बात करें तो। अगला प्रश्न है, इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया मलुकदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास। तो आपने देखा कि इसका सही जवाब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं और पहुंच भी गए वहां तक। सही जवाब है ऑप्शन ए, मलुकदास। मलुकदास ने आलसियों के लिए मंत्र भी दिया है, ठीक है ना। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, आलसियों के लिए इन्होंने मंत्र दिया हुआ है, सबके दाता राम। इस तरीके से पूरी पंक्ति आपके मन में आ जाएगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि शुक्ल जी कैसे, देखिए उनके कथन कैसे होते हैं, आप कैसे पकड़ पाएंगे, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि कैसे पता चलेगा किसका कथन है। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार और करामातें प्रसिद्ध हैं। मलुकदास के संदर्भ में बात शुक्ल जी ने कही है। अगला प्रश्न है, ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? क्योंकि मैंने देखा कि कई विद्यार्थी मुझे कमेंट्स किए और फोन भी किए, जिनके पास फोन नंबर पहुंच चुका है। तो उनका मानना यह था कि हमने मार्केट से बहुत सारी किताबें प्रैक्टिस सेट के रूप में खरीद ली हैं, हल कर ली हैं, अलग अलग प्रकाशनों का नाम भी लिया उन्होंने, यहाँ पर मैं नहीं लूंगा। फिर भी उनके मन में कोई आत्मविश्वास नहीं आ रहा है कि अच्छा प्रैक्टिस सेट उनको कैसे मिले। तो मैंने उनसे यही कहा कि प्रैक्टिस सेट तभी अच्छा मिलेगा जब पढ़ाने वाला खुद उन किताबों का गंभीरता से अध्ययन करेगा और प्रश्न बनाएगा। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट इधर उधर के क्वेश्चन रहेंगे और बस कवर चेंज हो जाएंगे और आप उसको खरीद लेंगे। तो देखिए ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके लिए नया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स कर कर बताइए कि जितने भी प्रश्नों पर हमने बातचीत किया है उसमें कितने प्रश्न आपके लिए नए थे और कितने को आपने कर लिया था। तो ये कथन किसके संदर्भ में? ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। धर्मदास, अक्षर अनन्य, सुंदरदास, कुंभनदास। तो इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी, अक्षर अनन्य के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने यह बात कही है कि ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। अगला प्रश्न है, कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन जैसे नाम आपने देखा होगा, सूफी साहित्य धीरे धीरे आपके मन में आने लगा होगा। कुतुबन के गुरु कौन थे? ऑप्शन दिया गया है शेख तकी, शेख बुरहान, शेख मीर, शेख मोहिदी। तो इसमें आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी, शेख बुरहान गुरु थे कुतुबन के। शेख तकी का संबंध कबीर से जोड़ा जाता है और शेख मोहिदी का संबंध जायसी से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। शेख मीर ऑप्शन को कंप्लीट करने के लिए थे, तो इन दोनों को भी ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आज कुतुबन का पूछा गया, कभी शेख तकी का भी पूछ लिया जाए और शेख मोहिदी का भी पूछ लिया जाए। सुमेलित और सुमेलित वाले में भी आ सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा कि कुतुबन के जो गुरु हैं वो हैं शेख बुरहान। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना में बाबर की प्रशंसा की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने किस रचना में बाबर की प्रशंसा की है? ऑप्शन दिया गया पद्मावत, आखिरी कलाम, कयामत, कन्हावत। 4 रचनाएं दी गई हैं यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी की। तो कौन सी रचना जिसमें बाबर का उल्लेख किया गया? बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का ऑप्शन बी, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। जबकि पद्मावत में आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखिए, हो सकता है कि आगे सवाल पूछ लिया जाए तो तुरंत आप बता देंगे। बाकी जो रचना है यहाँ पर देखिए, कयामत नाम की कोई रचना नहीं है।
बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था अखरावट। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो आखिरी कलाम है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए नया है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने कराया था? पद्मावत, जो कि मूल रूप से ठेठ अवधि में है, लेकिन इसका बंगला अनुवाद कराया गया था। और ये सवाल एक बार यूपी पीजीटी या टीजीटी में आ चुका है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े होंगे वो उनके दिमाग में भी ये बात आ गई होगी कि हाँ, ये सवाल पूछा गया था, मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में देखा हुआ है। तो किसने करवाया था पद्मावत का बंगला में अनुवाद? ऑप्शन दिया गया मगन ठाकुर, छगन ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, शिव कुमार ठाकुर। तो देखिए यहाँ पर नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मगन ठाकुर नाम के व्यक्ति ने पद्मावत का बंगला में अनुवाद कराया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5, 6। देखिए प्रश्न बहुत ही छोटा है, लेकिन नहीं आएगा तो यही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे चलकर जायसी के कई ग्रंथों का उल्लेख इतिहासकारों ने किया है, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार यहाँ पर पूछ लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 ग्रंथों का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सूफी कवि ने गाजीपुर नगर का वर्णन किया है? ये एकदम से नया सवाल है और कहीं न कहीं गाजीपुर के होने की वजह से मुझे लगा कि इस सवाल को अगर मैं नहीं पूछूंगा तो आज का ये प्रैक्टिस सेट अधूरा ही होगा। लेकिन ये प्रश्न देखिए नए प्रश्न के रूप में आपके सामने है, माथापच्ची करने वाला प्रश्न है कि किस सूफी कवि ने गाजीपुर नगर का वर्णन किया है? ऑप्शन दिया गया कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान। तो आपके मन मस्तिष्क में आ गया होगा कि हमने उस्मान की रचना चित्रावली में इस चीज को पढ़ा था कि गाजीपुर का वर्णन किया गया है। तो ध्यान में रखिए, जब भी गाजीपुर की बात आएगी और सूफी कवियों की बात आएगी तो उस्मान का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रखकर बरवे रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस सूफी कवि के संदर्भ में? कई प्रैक्टिस सेट्स में हमने संकेत किया था, यहाँ पर प्रश्न के तौर पर पूछ लिया गया है कि किस सूफी कवि ने चौपाइयों के बीच बीच में दोहे न रखकर बरवे रखा हुआ है? ऑप्शन दिया गया जायसी, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद। तो इसका सही जवाब आप लोगों के मन में आ गया होगा कि नूर मोहम्मद ने दोहे के स्थान पर बरवे का प्रयोग किया था। और नूर मोहम्मद का हिंदी के प्रति विशेष लगाव होने की वजह से सूफी कवियों में उपालंब किया गया था, इनको उलाहना दी गई थी, उपहास उड़ाया गया था और एक तरीके से प्रताड़ना दी गई थी। ये सारी चीजें आप जानते ही होंगे। तो कुल मिलाजुलाकर हमने इस प्रैक्टिस सेट में कुल 32 प्रश्नों पर विचार किया। उम्मीद है कि ये प्रश्न न सिर्फ आपको मोटिवेट किए होंगे बल्कि मूल किताबों को कैसे पढ़ा जाए उसके तरफ भी संकेत किए होंगे। दोबारा इतिहास ग्रंथ आप खोलकर जरूर देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पढ़ा था वहीं से प्रश्न बना हुआ है और माथापच्ची भी करने का मौका मिला होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आप सभी ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ईमानदारी से आप सभी को बताना है। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।